So this is the 6 lectures of chapter number 13 nuclei and आज के हमारे टॉपिक रहेंगे बच्चों न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर एंड फिजन्स. ओके, देखते हैं जितने भी कवर हो सकते उतने आज करेंगे, बाकी रहेंगे तो नेक्स्ट सेशन में कर देंगे. राइट, थोड़ा लोड आपको ना मिले इस हिसाब से. तो फर्स्ट थिंग्स हमारा आज का जो टॉपिक है मेन तो न्यूक्लियर रिएक्शंस. वैसे तो ये सब कुछ ऑलरेडी आपको पता है. न्यूक्लियर रिएक्शन मींस व्हाट, भी कोई एक एलिमेंट्स कोई न्यूक्लियस है उसके ऊपर कोई दूसरे पार्टिकल्स का थ्रो करता है और वो न्यूक्लियस ब्रेक हो जाता है, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं न्यूक्लियर रिएक्शंस. क्लियर है बच्चों? जैसे कि हमने लास्ट सेशन में सीखा था कि यहाँ जो एग्जांपल लिए उसी हिसाब से यदि जाए समझ लो कि नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन के एलिमेंट्स के ऊपर, ओके, नाइट्रोजन के एलिमेंट्स के ऊपर यदि हम अल्फा पार्टिकल्स को छोड़ते, किसको? अल्फा 2He4. अब वो नाइट्रोजन नहीं रहेगा और क्या बन जाएगा? ऑक्सीजन बन जाएगा, ऑक्सीजन का आइसोटोप बन जाएगा. और उसके साथ वो एक प्रोटॉन को क्या करता है? इमिटेट करता है और साथ में बहुत सारी एनर्जी. तो ये जो प्रोसेस हो रही है बच्चों उसको हम न्यूक्लियर रिएक्शन बोलेंगे. क्या बोलेंगे बच्चों उसको हम? न्यूक्लियर रिएक्शन. ऐसे समझने बैठो दिया तो जस्ट एग्जांपल लिया मैंने. आपको जो एक्चुअली न्यूक्लियर रिएक्शन बताना होगा तो आप इस हिसाब से बता सकते हो. ए पार्टिकल्स, बी पार्टिकल्स, सी, डी और क्यू. ओके, ए जो था वो मेन पार्टिकल्स है. नाइट्रोजन कंपेरिजन करो ना, ऐसे पता चले आपको. तो समझ लो ए के ऊपर हमने, ए था, ए के ऊपर मैंने क्या किया बच्चों? बी को फेंका. ए के ऊपर छोटे से पार्टिकल्स को फेंका तो ए और बी कंबाइन होके बाद में अनस्टेबल बन जाएगा और ब्रेक होके सी, डी और क्यू बनेगा. सी जो है वो मेन न्यूक्लियस होगा और डी जो है एक छोटा सा न्यूक्लियस होगा. समझ में आ रहा है बच्चों? हेलो, हाँ ना बोलते रहो. एनर्जी खत्म हो गई कि क्या? हाँ बोलो सर. नहीं खबर पड़ी. શું થયું? સર નહીં ખબર પડી આમાં. ઓકે, સમજાવું છું. લાઈક એક એ એલિમેન્ટ છે, સમજે એ न्यूक्लियस છે. ओके, ये न्यूक्लियस है. उस न्यूक्लियस के ऊपर मैंने क्या किया? अल्फा पार्टिकल्स का फेंका. ये नाइट्रोजन न्यूक्लियस था, उसके ऊपर अल्फा पार्टिकल भेजा. अब जैसे ही मैं उसके ऊपर फेंकूंगा, यानी कि उसके न्यूक्लियस एटम्स के न्यूक्लियस के ऊपर हमें तोड़ना है, तो जैसे इस अल्फा पार्टिकल को अंदर में डालूंगा तो ये न्यूक्लियस जो है उसके अंदर अल्फा पार्टिकल चला गया, समझ लो. ओके, अब वो क्या होगा? अनस्टेबल होगा, थोड़े टाइम के लिए रह पाएगा, बाद में तुरंत क्या हो जाएगा? वो ब्रेक हो जाएगा. ब्रेक होगा तो क्या बनेगा? सी और डी. अब ये जो है ना एक प्रोटॉन पार्टिकल्स है और ये जो सी है वो समझ लो ऑक्सीजन है. कंपैरिजन करो ऊपर वाले इक्वेशन के साथ तो पता चलेगा. ए के ऊपर बी का पी पार्टिकल छोड़ा तो ए में से न्यूक्लियस बन जाएगा सी और साथ में छोटा सा प्रोटॉन इमिटेट होगा. अब क्लियर महेंद्र? यस सर, यस सर. अब इसमें ए जो है वो मेन पार्टिकल्स है तो ए को हम क्या बोलेंगे? उसका कुछ फिक्स नाम था, टारगेट न्यूक्लियस. ए को हम बोलेंगे टारगेट न्यूक्लियस. बी जो हमें पार्टिकल भेजा वो है जिसको हम प्रोजेक्टाइल पार्टिकल्स बोलते हैं. प्रोजेक्टाइल पार्टिकल्स. सी जो हमें मिला वो न्यूक्लियस है तो प्रोडक्ट बोल सकते हो उसको, प्रोडक्ट न्यूक्लियस. इमिटेड पार्टिकल्स, इमिशन हुआ उसका, इमिटेड पार्टिकल्स. स्पेलिंग में गड़बड़ हुई. इमिटेड पार्टिकल्स और Q फॉर एनर्जी. दिस इज कॉल्ड द न्यूक्लियर रिएक्शन. आगे जितने भी आगे के टॉपिक में जितने भी इस टाइप के रिएक्शंस थे ना बच्चों, लाइक एग्जांपल फॉर में बताओ, ये सारे रिएक्शन जो है ना इस न्यूक्लियर रिएक्शन है. समझ में आया कि नहीं? ये सारे रिएक्शन न्यूक्लियर रिएक्शन. वैसे ऑलरेडी न्यूक्लियर रिएक्शन हमने पढ़ तो लिया था, बस उसका नोमेनक्लेचर नामकरण बाकी था, ऐसा समझ लो. सारे न्यूक्लियर क्या, ये रिएक्शन क्या है? न्यूक्लियर रिएक्शन. ऐसा रिएक्शन जो हम न्यूक्लियस के साथ करें, एटॉम्स के साथ नहीं. समझ में आ रहा है बच्चों? अभी तक हम क्या कर रहे थे? जनरली एटॉम्स के साथ बात कर रहे थे. ये जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रोजन है वन टाइप ऑफ क्या है? उसका न्यूक्लियस है. नाइट्रोजन क्या है? ये जो NH74
ये न्यूक्लियस का, नाइट्रोजन का न्यूक्लियस समझ लो, ऐसा है। समझ में आ रहा है? जैसे मैं एग्जांपल फॉर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को ऐड करो H2O, तो एटॉमिक रिएक्शन हुआ, क्या हुआ? ये एटॉमिक रिएक्शन। लेकिन वो यूरेनियम को फेंक के उसमें से जो रिएक्शन बन रहा है, ओके, थोरियम, यूरेनियम के ऊपर समझ लो मैं न्यूट्रॉन फेंका हो, उसमें से जो थोरियम, न्यूट्रॉन, जो सब कुछ मिल रहा है, तो उसको हम न्यूक्लियर रिएक्शन बोलेंगे। हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियर रिएक्शन। क्लियर? ये एटॉमिक रिएक्शन या तो केमिकल रिएक्शन भी बोल सकते हैं। अब हम एटॉम्स के अंदर जाके न्यूक्लियस का रिएक्शन कर रहे हैं, जो थोड़ा डेंजरियस है कंपेयर टू केमिकल रिएक्शन। समझ में आ रहा है बच्चों? हेलो? यस सर। ओके ओके ओके, चलो। अब बच्चों कॉमन चीज है, यहाँ जो रिएक्शन हुआ इसके हिसाब से हम समझे बैठे, तो इसमें भी मास डिफेक्ट होता होगा, तो उसका जो मास डिफेक्ट है उसके हिसाब से उसमें से एनर्जी जनरेट होती होगी, डेल्टा mc²। समझ लो, ये हम इस रिएक्शंस की बात करें तो मास डिफेक्ट फाइंड करना हो तो ऐसा लिख सकता हूँ, मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी, उसमें से मास ऑफ सी और मास ऑफ डी माइनस कर दो तो हुआ मास डिफेक्ट, उसके साथ 931.5 ऐड कर दो तो मेगा इलेक्ट्रिक वोल्ट। बच्चों हाँ ना बोलो? यस सर। तो ये जो रिएक्शन हुआ, इससे हमें कॉमन चीज है, कोई भी न्यूक्लियर टाइप का रिएक्शन होगा उसमें से क्या जनरेट होगा? या तो एनर्जी जनरेट होगी या एनर्जी की जरूरत पड़ती है, डिपेंड कर रहा है वो, तो कि यदि ये समझ लो एनर्जी, या तो हम जनरली क्यू यूज करते हैं, तो जो क्यू की वैल्यू मिल रही है हमें, क्यू इज नथिंग बट द डेल्टा mc², तो उसकी जो वैल्यू है, समझ लो ये जो क्यू साइड में दिख रहा है ना, क्यू, ये क्यू एनर्जी, उसकी जो वैल्यू होगी समझ लो ग्रेटर देन 0 होगी, पॉजिटिव होगी, तो यानी कि क्या हुआ? एनर्जी मिली हमें, तो उसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और यदि क्यू की वैल्यू लेस देन 0 मिली नेगेटिव में, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन। कॉमन चीज है, क्यू यानी कि हीट, एनर्जी, एनर्जी जनरेट होगी तो पॉजिटिव होगी, और लेस देन यानी कि हमें देना पड़ेगा। मैं ऐसा लिखूं, यूरेनियम इज इक्वल टू थोरियम माइनस 235। इसका मीनिंग मुझे इस यूरेनियम को थोरियम बनाने के लिए 235 एनर्जी की जरूरत पड़ती है, नीड 235 जूल एनर्जी। और मैं यदि ऐसा लिखूं, समझ लो यूरेनियम थोरियम प्लस 235, एग्जाम्पल हो, ऐसा कुछ होता नहीं है, प्लस लिखा है, दैट मीन्स इतनी एनर्जी हमें क्या मिल, नीड यहाँ चाहिए थी इस रिएक्शन को करने के लिए, और यहाँ क्या होगी आपको? गेट 253 235 जूल एनर्जी। अब समझ में आया हाँ कि ना बच्चों? यस तो सर। यहाँ एनर्जी जब जनरेट होती है, यहाँ एनर्जी मिली हमें, तो उसको हम एक्सोथर्मिक बोलते हैं, और यहाँ हमें डालनी पड़ी प्रोसेस करने के लिए, क्योंकि माइनस में एनर्जी, ओके, ये इस साइड आएगा तो समझ लो माइनस होगा, तो 235 एनर्जी डालोगे तब जाके यूरेनियम को थोरियम में कन्वर्ट कर पाओगे, दैट इज कॉल्ड द एंडोथर्मिक रिएक्शंस। अब सभी को क्लियर हुआ होगा? अब आगे बढ़ते। तो ये जो Q है वो एक एनर्जी है जिससे हमें पता चलेगा कि एनर्जी जनरेट होगी या कम होगी। तो इस टाइप के रिएक्शन को हम न्यूक्लियर रिएक्शन बोलते हैं। वैसे कुछ नया नहीं है, ऑलरेडी आगे जो चला है वही चीज है। ओके, आप अपने हिसाब से कोई भी एक न्यूक्लियर रिएक्शन लिख सकते हो इसमें, और बाद में डेल्टा mc से करके बता देना है कि ग्रेटर देन 0 मिल रही या लेस देन 0 मिल रही। टॉपिक में डाउट? अब यहाँ ये तो जस्ट एग्जाम्पल मैंने लिया बच्चों, यहाँ इसकी जगह कोई भी एनी न्यूक्लियर रिएक्शन लिख सकते हो, जो आपको फ्यूजन फिजन जो भी आ रहा है वो, ओके, यूरेनियम थोरियम जितना भी जिस आ रहा है वो। नेक्स्ट, न्यूक्लियर फिजन। एक मिनट, फिजन बाद में करना था, ये टॉपिक पहले कंप्लीट कर देता। न्यूक्लियर चेन रिएक्शन, न्यूक्लियर, एक मिनट, फिजन ही था, एक मिनट, न्यूक्लियर रिएक्शन और फिजन, चलो न्यूक्लियर फिजन। जो न्यूक्लियर फिजन यानी कि क्या था बच्चों? जब एक में से क्या मिले बच्चों? दो पार्टिकल ब्रेक हो एक हेवी न्यूक्लियस में से लाइटर न्यूक्लियस कन्वर्ट करने की प्रोसेस, रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर फिजन। न्यूक्लियर फिजन, लाइक एग्जांपल फॉर चैडविक नाम के साइंटिस्ट ने जब न्यूट्रॉन फाइंड किया, प्रॉब्लम्स क्या होता था? देखो ये न्यूक्लियस है, ध्यान देना, कॉन्सेप्ट के अंदर ले जा रहा हूं मैं आपको। ये न्यूक्लियस तो कॉमन चीज है, पॉजिटिव चार्ज होगा। अब यदि मैं इलेक्ट्रॉन को फेंकूंगा
तो दोनों अट्रैक्ट हो गए, चिपक जाएगा इलेक्ट्रॉन, रिएक्शन हो ही नहीं सकता। और यदि प्रोटॉन को फेंकता हूं, इलेक्ट्रॉन को फेंकता हूं तो दोनों चिपक जाएंगे, और प्रोटॉन को फेंकता हूं तो दोनों क्या हो गए, रिपल्स हो गए। तो हमें जब इस न्यूक्लियस के अंदर जाना होता है, अंदर, तो ऐसा पार्टिकल चाहिए जो इसके आर पार जा सके, यानी कि इस पार्टिकल्स की, जो पार्टिकल हम ले रहे हैं इस न्यूक्लियस को ब्रेक करने के लिए, उस पार्टिकल्स की उस न्यूक्लियस के चार्ज के साथ कोई टाइप का रिएक्शन नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? थोड़ा सा अंदर घुस लग रहा हूँ, शायद पता चले तो आपको। लाइक एग्जाम्पल फॉर क्या चीज बताऊं मैं, दो लोग है, इस ए को मुझे तोड़ना है, ए को मुझे क्या करना है, तोड़ना है, ब्रेक करना है। अब मैं ऐसी चीज लूंगा जो ऑलरेडी उसके साथ क्या है, रिपल्सन में, जैसे कि प्रोटॉन। तो दोनों एक दूसरे को रिपल्स कर रहे हैं, तो नजदीक आ ही नहीं पाएंगे। समझ में आया बच्चों? जैसे ही उसको फेंकूंगा थोड़ा सा नजदीक जाएगा, रिपल्सन आएगा, यहाँ से चटक जाएगा। हेलो बच्चों? यस सर। और एक्चुअली न्यूक्लियस ऐसा होता है, न्यूक्लियस की क्योंकि बाउंड्री नहीं होती, ध्यान दो बच्चों, न्यूक्लियस क्या होता है, ऐसे ऐसे छोटे छोटे चार्ज का भरा हुआ होता है, ऐसा एक बंच है जिसमें नजदीक एकदम अंदर जो होता है उसमें पार्टिकल्स, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं, वो नजदीक नजदीक होते हैं, बाद में थोड़े छूटे छवाए होते हैं, ऐसा। समझ में आया कॉन्सेप्ट को? ये वन टाइप ऑफ न्यूक्लियस है। अब क्या होता है, यदि मैंने प्रोटॉन को डाला तो कॉमन चीज है यहाँ प्रोटॉन, पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज को डालूंगा तो क्या होगा बच्चों, रिपल्सन होगा, यहाँ तक रिपल्स। जाएगा, ये जैसे ही उस इस चीज के साथ नजदीक आएगा रिपल्सन हो जाएगा, बाहर चला जाएगा। इलेक्ट्रॉन को डालूंगा तो क्या होगा, ये समझ लो यहाँ प्रोटॉन है तो इसके साथ चिपक जाएगा, अंदर घुस ही नहीं पाएगा, बाहर ही उसका जोड़ीदार मिल गया, फ्रेंड मिल गया। ये तो ऑलरेडी दुश्मनी थे, तो बाहर जाने की जरूरत, अंदर आने की, घुसने की जरूरत ही नहीं होगी, इसने बाहर से उसको फेंक दिया बाहर, और ये जो था वो चिपक गए दो। अब मुझे कोई ऐसा पार्टिकल चाहिए जो अंदर जाके, यहां तक जाके इसको ब्रेक करे। जैसे कैरम खेल रहे हो, यहाँ सारे, समझ लो आपके पास कोइन हो, उसको तोड़ना हो, तो ये इधर उधर वाले परेशान नहीं करने चाहिए आपको। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहाँ अंदर जाके उसको ब्रेक कर दे, ऐसा पार्टिकल की जरूरत थी, जो फाइंड किया चैडविक नाम के साइंटिस्ट ने। जब न्यूट्रॉन्स जब फाइंड हुआ बच्चों, न्यूट्रॉन्स अकेले, तो वो न्यूट्रॉन्स ही ऐसा, क्योंकि उसके पास कोई चार्ज नहीं है, तो क्या करेगा, ये सारे चीज से, इस एनवायरमेंट से वो अफेक्ट नहीं होगा, इस फोर्स के, वो इसके ऊपर कोई दूसरा कोई फोर्स यहाँ लग पाएगा नहीं, अंदर घुस जाएगा वो, और अंदर घुसेगा न्यूटन बढ़ जाएंगे। तो कॉमन चीज है, आपको याद है, तो प्रोटॉन न्यूटन का जो वैल्यू है, स्टेबिलिटी से ग्राफ क्या हो जाएगा, थोड़ा डेविएट हो जाएगा। क्योंकि समझ लो यूरेनियम के अंदर मैं बोल रहा हूँ 235, तो इसके अंदर समझ लो कि लाइक एग्जांपल फॉर रैंडमली कोई एक न्यूक्लियस है, उसके अंदर 150 न्यूट्रॉन्स होते हैं, तो 150 होने चाहिए। अब 155 न्यूट्रॉन्स कर दो के तो क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो वो एक न्यूट्रॉन हमने बढ़ा दिया, समझ लो 150 न्यूट्रॉन्स थे, एक न्यूट्रॉन बढ़ा दिया, एक ऐड कर दिया, तब वो 155 न्यूट्रॉन्स अनस्टेबल न्यूक्लियस बन जाएगा और ब्रेक हो जाएगा। कॉन्सेप्ट फील हुआ? यस सर। कॉन्सेप्ट है वो, इसमें लिखना नहीं है, जस्ट समझाने के लिए समझाया मैंने। अब न्यूक्लियर फ्यूजन की एक्चुअली प्रोसेस बताते क्या होता है फ्यूजन। तो फ्यूजन्स के अंदर जैसे कि समझ लो यूरेनियम है, उसके ऊपर न्यूट्रॉन्स को फेंक रहे हम, क्या फेंकेंगे, न्यूट्रॉन्स को। तो बेरियम बोलते हैं ना उसको, 56 वाला। थोड़ा सा एटॉमिक नंबर में मैं कच्चा हूं, तो आप अपने हिसाब से थोड़ा एडजस्ट कर देना नाम में, एटॉमिक नेम में। क्रिप्टॉन, और 3 न्यूट्रॉन्स बनते हैं, कितने, 3 न्यूट्रॉन्स, ध्यान रखना। अब जरूरी नहीं कि हर बार यही चीज हो, हाँ जरूरी नहीं कि हर बार यही चीज हो। काफी बार यूरेनियम को ब्रेक करने के, यूरेनियम को आप न्यूट्रॉन्स फेंको, तो बेरियम और क्रिप्टॉन की जगह एंटीमनी और न्यूमिडियम, न्यूमियम ऐसा कुछ बोलते हैं उसको, वैल्यू थोड़ी रटनी पड़ेगी, वैल्यू सिंबल याद रखना पड़ेगा, और 4 न्यूट्रॉन्स मिलते। काफी बार ऐसा भी होता है, रिएक्शन रट लेना बच्चों ओके, क्योंकि ये देख के टीचर आपको इस टॉपिक के अंदर मार्क्स देने वाला है, बाकी कुछ नहीं रीड करेंगे,
ये 3 रिएक्शन देख लिया टीचर्स ने, मार्क्स पूरे मिल जाए, क्योंकि बाकी सब कुछ फालतू की चीज दी हुई है एक्सप्लेनेशन में। ओके, मैं थोड़ा सा बीच का डेटा लिखना भूल गया। ये दोनों कंबाइन होके क्या बन जाता है 92 to 35। थोड़ा एडजस्ट कर देता हूँ, 1 मिनट हो। यूरेनियम 92 to 36, बाद में बेरियम 56 144। यहाँ मिलेगा आपको यूरेनियम 92 to 36 जो अनस्टेबल होगा। ये वाले जो है ना वो सारे अनस्टेबल है, वो स्टेबल दे। आपको क्या लग रहा है कि भाई यूरेनियम होगा ओके मेरे पास तो फट जाएगा? ऐसा नहीं होता। उसके लिए फटने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? प्रोसेस करनी पड़ती है। नहीं, काफी बार एटम बॉम्ब आपके हाथ में है तो फट जाए, कभी भी फट सकता है, ऐसा नहीं होता। उसके लिए कुछ रिएक्शंस प्रोसेस होती है, तभी जाके वो फटता है। और यहाँ ये रिएक्शंस को थोड़ा आपको याद करने की दिक्कत करनी पड़ेगी। स्ट्रोंशियम्स 38 94 और 2 न्यूट्रॉन मिलते। बोलो, इसमें कुछ पता नहीं लगाना है। यूरेनियम है, न्यूट्रॉन फेंका, अनस्टेबल यूरेनियम बचा। अब या तो ये रिएक्शन हो सकता है, या तो ये रिएक्शन हो सकता है यूरेनियम में से, या तो ये रिएक्शन हो सकता है। सभी में हमने क्या किया, एक स्टेबल यूरेनियम के ऊपर न्यूट्रॉन्स को फेंका और न्यूट्रॉन्स अंदर घुस गया तो न्यूक्लियस के अंदर 236 जितना प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का एडिशन हो गया। और ये जो यूरेनियम है 236 वाला, वो क्या है? अनस्टेबल है, तो स्टेबल नहीं रह पाएगा और ब्रेक हो जाएगा और ऐसा ट्राई करेगा। आपको याद है ना कौन से नंबर वाले? 95 से लेके 143, ये जो 30 से 50 वाली जो वैल्यूज होती है वो स्टेबल होती है। तो ये सारे जो यूरेनियम है वो स्टेबल रेंज, स्टेबिलिटी की जो रेंज थी उसके अंदर आने का ट्राई करेंगे। किसके अंदर? स्टेबिलिटी की रेंज को, जो वैल्यू होती है ना उसके अंदर आने का। तो ये सारे एलिमेंट्स बनने का ट्राई करेंगे। और जब ये एलिमेंट्स बनते न्यूक्लियस सॉरी, तो उसके साथ साथ किसी के अंदर 3, किसी के अंदर 4, किसी के अंदर 2। ये फिक्स है बेटा, ये 3-4 बार लिख के लर्न कर देना है। क्लियर है? हेलो? और सभी में एनर्जी तो Yes, होती ही sir. है। ये रिएक्शंस होता है, दैट इज कॉल्ड द न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन। न्यूक्लियर फिजन में पूछे तो पहले क्या बताना है कि अल्फा पार्टिकल्स और इलेक्ट्रॉन्स इतने प्रॉपर नहीं काम कर रहे थे, इसलिए चैडविक नाम के साइंटिस्ट ने न्यूट्रॉन्स फाइंड किया। न्यूट्रॉन्स चार्जलेस था, न्यूक्लियस के अंदर जाके स्टेबल को अनस्टेबल बना के ब्रेक हो सकता था। और बाद में ये प्रोसेस बता दो आप। और उसके अंदर जो एनर्जी जनरेट होती थी वो बहुत ज्यादा एनर्जी जनरेट। ओके, ये जो न्यूट्रॉन्स हम फेंक रहे हैं ना उसके लिए जो एनर्जी चाहिए, ये न्यूट्रॉन्स की एनर्जी वो 0.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए। कितनी बच्चों? 0.4 एनर्जी। इतने एनर्जी वाला न्यूट्रॉन्स जब आप यूरेनियम के ऊपर फेंकोगे, ओके, तो ये मिल जाएगा आपको। कोई डाउट? ये प्रोडक्ट न्यूक्लियस है। ये सारे क्या है? प्रोडक्ट न्यूक्लियस। ये सारे प्रोडक्ट न्यूक्लियस मिले आपको। ओके बच्चों, और ये जो Yes. हाँ, और ये जो न्यूट्रॉन्स मिला ना वो हेवी रेंज का, यानी कि हेवी एनर्जी का था। इसके पास भी बहुत सारी एनर्जी होती है, नियर अबाउट 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जितनी एनर्जी होती है ये न्यूट्रॉन के पास। अब ये फ्यूजन का मेन काम क्या, ऐसा क्यों कर रहे हैं हम बच्चों? इस एनर्जी के लिए, क्यू के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। किसके लिए? इस क्यू के लिए। तो हम यदि मेरे पास यूरेनियम है और इतनी कम एनर्जी वाला न्यूट्रॉन मुझे एक बार मिल जाए तो उसको तोड़ूंगा तो ये एनर्जी मुझे क्यू जो है वो बहुत हाई लेवल की एनर्जी मिलती है। हाई लेवल की एनर्जी यहाँ जनरेट होती है। ये जो एनर्जी जनरेट होगी ना बच्चों वो 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जितनी होगी। कितनी बच्चों? 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो खाली इतनी एनर्जी चाहिए थी न्यूट्रॉन्स की 0.04, उतनी एनर्जी से हमने क्या किया 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जितनी एनर्जी जनरेट की। और वो एनर्जी, वो हीट को हम यदि कंस्ट्रक्टिव पर्पस के लिए यूज करें तो बहुत सारा फायदा होता है। तो इसीलिए ये न्यूक्लियर फिजन की
जरूरत पड़ी है। ओके, और आप डेल्टा के ए इज इक्वल डेल्टा MC स्क्वायर के हिसाब से भी आप कैलकुलेशन कर सकते हो की वैल्यू कितनी होगी, लेकिन हमें ऐसा करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली याद रख ले नियर अबाउट 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जितनी एनर्जी जनरेट होती है। ऐसे न्यूक्लियर रिएक्शंस होता है, वो न्यूक्लियर पावर प्लांट काम करता है। तो डाउट बच्चों? हेलो, नो नो सर। सर। न्यूक्लियर फ्यूजन में जब आपको छोटा सा टॉपिक है टेक्स्ट बुक में, छोटा सा, मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, मुझे पता है, क्योंकि आपको अब इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, इजी टॉपिक है, इसलिए ऑलरेडी केमिस्ट्री में भी आ गया होगा। पहले कॉन्सेप्ट समझ लो कि न्यूटन की जो जरूरत पड़ी वो समझा दो। ये 3 रिएक्शंस आपके लिए फायदेमंद है, ये 3 रिएक्शन याद रख लोगे ना तो न्यूक्लियर फ्यूजन याद हो गया, ऐसा समझ लो। बाद में क्या बताना है इसके बारे में, भाई 0.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जितने न्यूट्रॉन्स, एनर्जी वाले न्यूट्रॉन्स को जब यूरेनियम के ऊपर फेंकते हो, मारते हो, तो यूरेनियम 236 बन जाता है, अनस्टेबल यूरेनियम, अनस्टेबल। वो ब्रेक होके या तो 3 या तो 4 या तो 2 ऐसे न्यूट्रॉन्स बनते हैं। अब देखो ये जनरली न्यूट्रॉन्स बनते हैं ना, काफी बार 3 मिलते हैं, 4 मिलते हैं, 2 मिलते हैं, तो एवरेजली 2.5 ले लेते हैं। कितने? एवरेजली 2.5 न्यूट्रॉन्स, वो भी हाई एनर्जी वाले, कितने? 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और साथ में जो एनर्जी जनरेट होती है वो 200 मेगा इलेक्ट्रिक वोल्ट जितनी एनर्जी जनरेट होती है। दैट इज कॉल्ड द न्यूक्लियर फ्यूजन। ओके, आगे बढ़ू तो चेन रिएक्शन में बच्चों। यस सर। ओके, अब न्यूक्लियर चेन रिएक्शन मींस व्हाट? लुक, क्या होता है पता है आपको एक्चुअली, कि जैसे कि मेरे पास एक यूरेनियम है, समझो, कॉन्सेप्ट समझना, यूरेनियम है, इसके ऊपर मैंने क्या फेंका? न्यूट्रॉन्स। अब ये यूरेनियम क्या बनेगा? 3 टाइप के। अब देखो 1-2 न्यूट्रॉन्स तो हो गए नहीं, एक यूरेनियम तो होगा नहीं, अलग अलग हो सकता है, कंडीशन हो सकती है। जैसे कि इस यूरेनियम में से 3 न्यूट्रॉन्स जनरेट होते हैं बच्चों, एवरेजली हम 3 ले लेते हैं, वैसे काफी बार 2 होते, काफी बार 3 होते, काफी बार 4 होते, 3, 4 और 2, एवरेजली मैंने 3 न्यूट्रॉन ले लिए। ये वाली रिएक्शन जनरली मोस्ट प्रोबेबली ये रिएक्शन होता है, ऊपर वाली, नीचे वाली बहुत कम केस में होती है। तो ये 3 न्यूट्रॉन्स मिले बच्चों, हेलो, यस सर। 3 न्यूट्रॉन्स। अब कॉमन चीज, एक सिंगल यूरेनियम, तो सिंगल यूरेनियम का न्यूक्लियस तो लिया नहीं होगा, समझ लो मेरे पास खाली 5 ग्राम भी यूरेनियम है, तो इसमें भी थाउजेंड्स करोड़ ऑफ यूरेनियम हो गए, थोड़ा सा। तो एक न्यूक्लियस को तोड़ा मैंने, उसके साथ आसपास जितने भी थाउजेंड्स करोड़ ऑफ न्यूक्लियस है, ओके, अब उसमें ये न्यूट्रॉन जनरेट होता है। ये एक सिंगल यूरेनियम को तोड़ो तो 3 न्यूट्रॉन जनरेट होते हैं। वो 3 न्यूट्रॉन आसपास वाले यूरेनियम को क्या करेंगे बच्चों? ब्रेक करेंगे। समझ में आ रहा है बच्चों? ये यूरेनियम तो खत्म हो गया, ब्लास्ट हो गया, लेकिन उस ब्लास्ट से जो न्यूट्रॉन जनरेट होता है, न्यूट्रॉन जनरेट होता है, अलग अलग न्यूट्रॉन, 3 न्यूट्रॉन जनरेट हुए ब्लास्ट होने के बाद, वो 3 न्यूट्रॉन बाकी के 3 यूरेनियम के न्यूक्लियस के ऊपर थ्रो हो जाते ऑटोमेटिकली, क्योंकि इसके पास ऑलरेडी क्या है? 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जितनी एनर्जी तो होती है। वो तो वैसे ही 0.0 एनर्जी वाला था बच्चों, ये जो ऑलरेडी हमने फेंका उसके पास तो वैसे बहुत कम एनर्जी थी ना, नियर अबाउट कितनी थी? 0.04। 0.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं, खाली इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, खाली इलेक्ट्रॉन, इतनी ही एनर्जी का न्यूक्लियस था हमारे पास। अब ये न्यूट्रॉन देखो कितना पावरफुल है, वो तो और ज्यादा पावरफुल दूसरे यूरेनियम को तोड़ेगा। अब वो यूरेनियम में से 3 और न्यूट्रॉन जनरेट हो गए बच्चों, इसमें से 3 और जनरेट हो गए, इसमें से और 3 जनरेट यस होते हैं। सर। अब देखो मेरे पास यूरेनियम तो कितना है? थाउजेंड्स करोड़ ऑफ यूरेनियम है। अभी मैंने खाली एक ही यूरेनियम को ब्लास्ट किया था। अब एक यूरेनियम का ब्लास्ट होने से 3 न्यूट्रॉन्स मिले, वो 3 न्यूट्रॉन्स बाकी के 3 यूरेनियम को ब्लास्ट किया। अभी मुझे थाउजेंड्स यूरेनियम को ब्लास्ट करवाना है, सोचो कितनी एनर्जी जनरेट होगी। एक ही यूरेनियम को ब्रेक करने से समझो 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए। यहाँ 200 मेगा इलेक्ट्रॉन, सॉरी, यहाँ से 2 हुई, अब यहाँ से आगे जाओगे तो और यहाँ 2 होगी, यहाँ 200 जनरेट होगी, यहाँ 200 जनरेट होगी, यहाँ से यूरेनियम जाएगा, यहाँ से 200 होगी। समझ में आ रहा है कि नहीं?
ऐसा रिएक्शन होता रहेगा और होता ही रहेगा जब तक सारे यूरेनियम ब्रेक ना हो जाते। ये आप सोचो कितनी एनर्जी जनरेट होगी। 10-15 न्यूट्रॉन यूरेनियम भी हो गए ना तो भी ब्लास्ट बड़ा हो सकता है। तो हमारे पास तो 1 ग्राम भी हो, 1 ग्राम भी, तो उसमें भी बहुत सारी एनर्जी जनरेट हो जाती है। तो ये जो रिएक्शन उसको हम चेन रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? चेन रिएक्शन। चेन रिएक्शन। जब कोई सिंगल यूरेनियम भूल से भी फट गया ना बाद में आपकी फट जाएगी यदि हाथ में यूरेनियम हो तो। ओके, इसलिए एटॉमिक बॉम्ब इतना पावरफुल होता है। एक यूरेनियम फटने से जो न्यूट्रॉन जनरेट होते हैं वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, अनकंट्रोल न्यूट्रॉन्स होते, बहुत हाई एनर्जी वाले। अब उसको रोक नहीं सकते, इसको रोकना है तो न्यूक्लियर पावर प्लांट की जरूरत पड़ती है। यदि ये अनकंट्रोल मैनर में, हवा में, खुले में यदि ये ब्लास्ट हुआ ना बच्चों, इट कैन डिस्ट्रॉय द होल वर्ल्ड। पूरा विश्व तबाह हो सकता है, इतनी एनर्जी जनरेट होती है। जब यूरेनियम सॉरी एटॉमिक बॉम्ब जब हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर फेंका था तब उसको अमेरिकन लोगों को भी पता भी नहीं था कि इतनी एनर्जी जनरेट होती है यानी कि इतना रिएक्शन ऐसा नहीं था, सोचा नहीं था कि इतना डिस्ट्रॉय होगा ये सब कुछ। चलो, चेन रिएक्शन में कोई डाउट बच्चों? नो सर। पक्का? यस सर। अब ये जो चेन रिएक्शन हो रहा है ना वो 2 तरीके से हो सकता है। एक तो कंट्रोल मैनर में, और एक अनकंट्रोल मैनर में। बच्चों अनकंट्रोल को तो मैंने हिरोशिमा नागासाकी का एग्जांपल दे दिया। हवा में खुला, ये जो अभी बताया मैंने, जो डर दिखाया आपको कि 1 से 200, दूसरा 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200 ऐसे एनर्जी जनरेट होती रहेगी। यहाँ से 200, 200, 200। समझ में आ रहा है? अभी तो ये 2 स्टेप ही आगे बचा है 2 स्टेप ही आगे गया है, समझ लो बच्चों। 3, 4, 5, 10, 15 स्टेप जाएंगे तो कितनी एनर्जी जनरेट हो जाएगी। तो वो जो एनर्जी जनरेट होती है, क्योंकि हमने किसी को कंट्रोल नहीं किया है, तो वो जो एनर्जी जनरेट हुई वो अनकंट्रोल मैनर में हुई। कैसे बच्चों? अनकंट्रोल, ओपन, जो भी हो रही थी उसको होने दिया हमने। इट कैन डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड, हाई एनर्जी। लेकिन इतनी एनर्जी हमें चाहिए नहीं, और इतनी एनर्जी जो जनरेट होती है उसके लिए कोई न्यूक्लियर पावर प्लांट भी नहीं होता है कि जिसको हम कंट्रोल कर सके। ओके, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों? कंट्रोल मैनर में हमें उसको तोड़ना पड़ेगा। ओके, कंट्रोल मैनर में यदि उस यूरेनियम को हम ब्रेक करते, अब कैसे कंट्रोल करना है, तो उसके लिए ये न्यूक्लियर पावर प्लांट है। देखो बच्चों क्या हुआ पता है? ये जो प्रोसेस जब हो रही थी, इस यूरेनियम को हम जब ब्रेक कर रहे थे, ये जो 3 न्यूक्लियस मिले बच्चों, ध्यान रखना, यहां मैं आपको ये चीज समझा रहा हूं, कंट्रोल मैनर वाला एग्जांपल। इस यूरेनियम के ऊपर जब मैंने न्यूट्रॉन्स को फेंका तब जाके 3 न्यूट्रॉन्स मिल रहे थे। मैंने क्या किया, ये 3 न्यूट्रॉन में से 2 न्यूट्रॉन को रोक दिया। समझ में आ गया बच्चों? हेलो, यस सर। अब क्या हुआ, खाली सिंगल न्यूट्रॉन बचा, वो एक और यूरेनियम को तोड़ेगा, और 3 मिलेंगे, इसको रोक दिया। अब हमारे कंट्रोल में आ गया। देख लो, पहले क्या था, कंट्रोल में नहीं था। 1 के बाद 3, 3 के बाद 6, 6 के बाद अब वन टाइप ऑफ एक्सपोनेंशियल फॉर्म में वो वैल्यू इंक्रीज हो रही थी, और विच इज नॉट पॉसिबल टू कंट्रोल इट। वो एनर्जी थाउजेंड्स मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर जो जनरेट होती है ना, वो एनर्जी बहुत हाई लेवल की थी जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते। 1-2 स्टेप भी आगे बढ़ जाएगा ना, अब एनर्जी मल्टीपल्स बाय 3 से जनरेट हो रही थी। एक बार मैंने कंट्रोल कर दिया और वो न्यूक्लियस को थोड़ा धीरे भी कर दिया, तो धीरे धीरे वो इस प्रोसेस को हम आगे बढ़ा सके। वो इससे जो एनर्जी जनरेट होती रहती है उसको हम कंस्ट्रक्टिव पर्पस के लिए यूज कर सके, कंस्ट्रक्टिव पर्पस के लिए यूज कर सके, और उससे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। और बेस्ट एग्जांपल है उसका न्यूक्लियर पावर प्लांट। वैसे ये टॉपिक शायद सिलेबस में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट आपके जनरल नॉलेज के लिए कि कैसे काम कर रहा है सब कुछ। कि जब एक यूरेनियम को ब्रेक कर रहे थे, यहां हम यूरेनियम रखते थे, अब इस यूरेनियम को क्या करेंगे, इस कंट्रोल रोड के जरिए, अब जस्ट खाली उसको ऑब्जर्व करो 2 मिनट, खाली इसको ऑब्जर्व करो। ओके, जस्ट गिव मी 2 मिनट बच्चों। ओके, सो क्या ऑब्जर्व किया बच्चों कि यहां इस यूरेनियम को कंट्रोल करना था तो कंट्रोल रोड यूज किए। बच्चों ये कंट्रोल रोड का काम क्या होता है,
ये जो न्यूट्रॉन्स जो जनरेट होते हैं ना 3 न्यूट्रॉन्स, उसमें से 2 न्यूट्रॉन्स को क्या करते थे, वो कंट्रोल कर लेते थे, इनएक्टिव बना देते थे। अब खाली 1 न्यूट्रॉन बचा और यूरेनियम बचा, तो ऐसे यहाँ से एनर्जी, ये प्रोसेस यहाँ होती रहती है इस कोर के अंदर। ये जो रिफ्लेक्टर है ना, वो रिफ्लेक्टर का काम भी वही होता है। वो क्या करते थे, यूरेनियम को, सॉरी न्यूक्लियस को, न्यूट्रॉन्स को क्या करते थे, इनएक्टिव बनते थे। बच्चों हेलो, Yes, sir. समझ में आया Yes, कि sir. नहीं, क्या हुआ, पूरा पावर प्लांट कैसे काम कर रहा है वो मैं समझा दूं। उसका मैं एक वीडियोस आपको भेजूंगा, शायद मेरे से अच्छा वो वीडियोस में एनिमेशन के थ्रू आप ज्यादा समझ पाओगे। ओके, तो सर एग्जाम में ड्रॉ करवानो। एग्जाम में शायद तो 90% तो केस में पॉसिबिलिटी है ही नहीं कि एग्जाम में आए, क्योंकि शायद सिलेबस में भी आई थॉट की कट है, बट पूछ लेते, एग्जाम में ड्रॉ करना कुछ बड़ी बात नहीं है। पहले एक चेंबर बना दो, ओके, उसमें कंट्रोल रोड लगा दो। ये रिफ्लेक्टर का काम क्या है वो मैं समझाता हूँ। ये रिफ्लेक्टर क्या करता है समझ लो, कि ये यूरेनियम को मैंने ब्रेक किया, न्यूट्रॉन्स को मार के 3 न्यूट्रॉन्स मिले। अब वो पता है बच्चों, ये न्यूट्रॉन की एनर्जी कितनी थी, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतना हाई पावरफुल एनर्जी वाला न्यूट्रॉन जब किसी यूरेनियम के साथ ब्रेक भी होगा ना, तो एक्सपेक्टेशन से ज्यादा एनर्जी जनरेट होगी। ये और कंट्रोल करना पड़ेगा। इस 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से हमें जो रिक्वायर जो था ना 0.04 एनर्जी, ये कम करना पड़ेगा। तो कम कैसे हो सकता है समझ लो। लाइक एग्जांपल फॉर, घर के अंदर एक 4 दीवार के बीच में मैं यदि खड़ा हूं, आप मेरे सामने आप खड़े हो, मैं जोर से आपको बॉल डायरेक्टली फेंक रहा हूं, आपको जोर से कितनी भी ताकत लगा के, हाई एनर्जी से हो, यदि उस बॉल को मैंने आपको फेंका, पकड़ पाओगे, कैच कर पाओगे? इतने कम छोटे से एरिया, 10x10 के एरिया में, 10x10 का यदि एरिया हो घर का, रूम का, कैच कर पाओगे बच्चों? ना सर। बहुत हाई एनर्जी से। लेकिन समझ लो मैंने उस बॉल को उस दीवार के ऊपर फेंका, उस दीवार से टकराने के बाद वो बॉल यहाँ से टकराया, बाद में यहाँ आया, यहाँ से आया, अब आप यहाँ खड़े हो और बाद में आपके पास आएगा, तो कर पाओगे? यस सर। तो यहाँ कुछ ऐसा ही हुआ। ये यूरेनियम है, समझ लो यूरेनियम है। यदि वो न्यूट्रॉन्स, ये जो यहाँ से निकला वो न्यूट्रॉन यदि डायरेक्टली उतनी एनर्जी से यहाँ होगा, तो कुछ गड़बड़ होने वाली है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, रिफ्लेक्टर का यूज करेंगे। और रिफ्लेक्टर से यूरेनियम जो न्यूट्रॉन्स है ना, उसको इस रिफ्लेक्टर में से पास करेंगे, जिससे क्या होगा, अंदर ही अंदर वो न्यूट्रॉन्स घूमते रहेंगे और उसकी एनर्जी कम होती रहेगी। समझ में आया बच्चों? यस समझ, सर। यूरेनियम यहाँ है, जरूरी तो है नहीं डायरेक्ट यूरेनियम के साथ टकराए, ऐसे जाएगा, बाद में यहाँ टकराएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, और लक बाई चांस यूरेनियम के साथ टकरा जाएगा, तब तक तो उसकी एनर्जी हमने क्या कर दी, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 0.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर दी होगी। तब तक तो उतनी एनर्जी कम हो, ठग गया होगा बेचारा न्यूट्रॉन्स। समझ में आ रहा है ना? तो ऐसा हो रहा है। तो ये काम रिफ्लेक्टर का पता चल गया। एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन्स की जो एनर्जी है वो लो करने में यूज करता है। श्योर बच्चों? यस सर। कंट्रोल रोड क्या करता है, वो भी यही काम करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है जो एक्स्ट्रा जो न्यूट्रॉन्स थे ना, उसको स्लो डाउन करके एब्जॉर्ब करने का काम करता है, कंट्रोल करता है, वो ज्यादा फास्ट ना चले जाए। कोर इस प्रोटेक्शन करता, बहुत सारी एनर्जी जो है, हीट एनर्जी जो जनरेट होगी वो, ओके, वो यहाँ से बाहर ना निकल जाए, अदरवाइज ब्लास्ट हो सकता है। अब यहाँ से जो हीट जनरेट हुई, वो हीट यहाँ से पास होगी, वो स्टीम हीट एनर्जी यहाँ से पास होगी, यहाँ जो वाटर है वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, हाँ कि ना? यहाँ जो वाटर भरा हुआ है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्टीम में। वो स्टीम यहाँ से जाएगी, क्योंकि हमने बहुत हाई एनर्जी दी है, तो उसकी एनर्जी से प्रेशर भी हाई जनरेट होगा। जो प्रेशर यहाँ से, हाई प्रेशर से वो स्टीम यहाँ गया, अब यहाँ तो आप समझ ले, टरबाइन घूम सकता है उस हाई प्रेशर से। टरबाइन घुमा, इलेक्ट्रिक जनरेटर यूज किया और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर दी हमने। समझ में आया कि नहीं? यस हेलो, सर। श्योर? कोई डाउट किसी को? नो वापिस sir. सर। यहाँ से आएगा, पानी में पास होगा, कूल डाउन हो जाएगा, वापिस ये पानी यहाँ से हीट एनर्जी लेके जाएगा, हीट एनर्जी से ये पानी वापिस स्टीम में कन्वर्ट होगा, वो स्टीम यहाँ से, ऐसे ये प्रोसेस पूरी चलती रहेगी। थोड़ा सा और डिटेल में समझाना है, लेकिन ड्यू टू द, ओके, 1 मिनट बची है, ओके, तो लेक्चर शायद बीच में कट हो जाए,
तो जो बाकी का जो कॉन्सेप्ट है वो हम नेक्स्ट सेशन में सीखेंगे, थोड़ा सा और समझाना डिटेल में, क्योंकि अच्छा टॉपिक है जनरल नॉलेज के लिए भी। ओके, तो अभी हम इतना रखते हैं क्योंकि अभी भी 10-15 मिनट लगेगी और 1 मिनट भी रिमेनिंग बची है। तो ये और एक हमारा जो छोटा सा टॉपिक बचेगा वो है न्यूक्लियर फ्यूजन और स्टार के अंदर जो एनर्जी कैसे जनरेट होती है। ओके, स्टार के अंदर जो एनर्जी डेविएट होती है वो कैसे होती है, उसका हाइड्रोजन ड्यूटेरियम का प्रोसेस वो हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे बच्चों। ओके, ये जो टॉपिक Okay, बचा sir. ना, ये टॉपिक थोड़ा बचा है, वो हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, कंप्लीट करेंगे। ओके, चलो तो रखें यहाँ लेक्चर्स। Yes, sir. ओके, यहाँ ये आज के सेशन में जो फ्यूजन में कोई डाउट नहीं है ना, न्यूक्लियर रिएक्शन में और न्यूक्लियर फ्यूजन में। No, sir. ओके, और चेन रिएक्शन और न्यूक्लियर रिएक्टर में, ये चेन रिएक्शन में कोई डाउट? No, sir. कंट्रोल अनकंट्रोल का पता चल गया। और ये जो कंट्रोल मैनर में जो न्यूक्लियर पावर प्लांट कैसे काम कर रहा है, उसमें ऑलमोस्ट इन्फॉर्मेशन तो मैंने शेयर कर दी है, लेकिन इस साइड का थोड़ा सा फंक्शन और वर्किंग रिविजन के फॉर्म में नेक्स्ट सेशन में देख लेंगे। ओके, और ये टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। चलो ओके, तो यहाँ लेक्चर रखता हूँ। ओके बच्चों, बाय। होमवर्क में खाली लर्न कर देना ये सारी चीज। Okay, sir. ओके चलो बाय बच्चों। और कल का टाइम है ना, वो मॉर्निंग में मैसेज कर दूंगा मैं, क्लासेस का टाइम।